अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं ज़करिया अब्दुल्ला आपका बायोलॉजी ट्यूटर। बच्चों, आज पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक स्टमक। प्यारे बच्चों, डाइजेशन इन स्टमक पढ़ना है आज हमने। आपको पता है कि जो स्टमक है वो हमारे पास दूसरा वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एक्टिव डाइजेशन होती है। तो पहला कौन सा हुआ भला? पहला हुआ हमारा माउथ, जो पिछला लेक्चर हमने पढ़ा था, ओरल कैविटी। भाई एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। एलिमेंट्री कैनाल जो है उसका पहला पार्ट कौन सा है जहां पे डाइजेशन होती है? तो अमूमन यहाँ पर बच्चे कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं और कहते हैं वो स्टमक। नहीं बच्चों, इससे पहले आपका माउथ जो है हमने पिछले लेक्चर में देखा था। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो डाइजेशन इन ओरल कैविटी इसी प्लेलिस्ट में मौजूद है। बच्चों, ये दूसरा वो पार्ट है जिसके अंदर एक्टिव डाइजेशन होती है। डाइजेशन मतलब फूड को ब्रेक डाउन किया जाता है। इसकी शेप जो है वो जे शेप्ड होती है। इट्स जस्ट लाइक अ जे। और आपकी इसकी लोकेशन जो है वो आपकी लेफ्ट साइड पर पाई जाती है। लेफ्ट साइड पे, बॉडी की लेफ्ट साइड पे प्यारे बच्चों, बिलो दी डायाफ्राम। डायाफ्राम के बिल्कुल नीचे ये डायाफ्राम है, इसके बिल्कुल इस साइड। बच्चों, ये डायाफ्राम है जहां पे आपकी थोरैसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी अलग होती है, और ये आपका स्टमक जो है वो इस साइड पर। और प्यारे बच्चों, इसका काम है डाइजेशन करना। और डाइजेशन दो तरह से होगी, एक मैकेनिकल डाइजेशन और दूसरी केमिकल डाइजेशन। हमें पता है इस बारे में। मैकेनिकल डाइजेशन को स्टमक के अंदर चर्निंग का नाम देते हैं, माउथ के अंदर इसको मैस्टिकेशन का नाम दिया था। कैसे मुमकिन है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स के थ्रू। स्टमक के अपने मसल्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और उसके कॉन्ट्रैक्शन से फूड की मिक्सिंग होगी। बेसिकली यहां पर हम ये कह सकते हैं मैकेनिकल डाइजेशन होगी और साथ मिक्सिंग भी होती रहेगी। क्योंकि इसके मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फूड की मिक्सिंग भी होगी और प्यारे बच्चों मैकेनिकल डाइजेशन भी होगी यहां पर। और दूसरा है आपकी केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन जिसके अंदर केमिकल्स इन्वॉल्व होंगे, और आपको पता है कि आपके बॉडी के अंदर जो केमिकल्स जो ब्रेक डाउन का काम करते हैं या चीजों को बनाने का, यानी कि कैटालिसिस का जो काम करते हैं, हम उनको एंजाइम्स का नाम देते हैं। तो भाई डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज होते हैं इन योर गैस्ट्रिक जूस। वो गैस्ट्रिक जूस जो स्टमक प्रोड्यूस करता है उसके अंदर एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो केमिकल डाइजेशन करते हैं। और प्यारे बच्चों, इसके अलावा इसका एक और काम भी है डाइजेशन के अलावा, वो ये है कि ये फूड को प्रिजर्व भी करता है, महफूज भी रखता है। उसके अंदर जितने बैक्टीरिया हैं उनको मार दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ HCl। यानी कि इसकी जो हमारा स्टमक है उसकी पीएच कम होती है, वो एसिडिक होता है, और उस एसिडिक एनवायरनमेंट के अंदर बैक्टीरिया वगैरह को मार दिया जाता है और फूड को भी मॉइस्ट किया जाता है, फूड को भी नरम किया जाता है इस HCl की वजह से। और प्यारे बच्चों, फिर इसको थोड़ा थोड़ा करके स्टमक से आगे इंटेस्टाइन की तरफ भेजा जाता है। तो बच्चों, स्टमक के पार्ट्स की बात करते हैं। स्टमक का जो पहला पार्ट है आपको पता है एसोफेगस के बिल्कुल ये नीचे मौजूद है। तो इसका जो पहला पार्ट है उसका नाम है कार्डियक पोर्शन। कार्डियक पोर्शन वो पोर्शन है जो जस्ट बिलो द एसोफेगस मौजूद है। बच्चों, अब ये जो कार्डियक पोर्शन है ये क्या करता है? सबसे पहले ये रिसीव करता है फूड को रिसीव जो करता है बच्चों फ्रॉम एसोफेगस। एसोफेगस में से जो फूड को एक्सेप्ट करता है जो पार्ट, उसको कार्डियक पोर्शन का नाम दिया जाता है बच्चों। और इसके पास मौजूद है एक कार्डियक स्फिंक्टर। कार्डियक स्फिंक्टर क्या है? ये होल्ड करेगा फूड को, होल्ड दी फूड को होल्ड करेगा एंड प्रिवेंट, और बचा कर रखेगा बैक फ्लो को, वापस फूड ना जाए, इसलिए यहां पर मौजूद है स्फिंक्टर। भाई स्फिंक्टर का मतलब ही दरवाजा होता है, तो दरवाजा है उस पोर्शन के अंदर जिसका नाम कार्डियक पोर्शन है, वहां पे एक दरवाजा लगा हुआ है जिसको का नाम दिया जाता है कार्डियक स्फिंक्टर का। ये दरवाजा खुलता है सिर्फ एक ही दफा जब फूड ने नीचे आना है, वापस जाने के लिए ये नहीं खुलता, ये बंद रखता है, फूड को होल्ड करके रखता है। और बच्चों, ये मसल्स हैं जो इसको पकड़ कर रखते हैं, बंद रखते हैं इस दरवाजे को। और बाज का तो कुछ एबनॉर्मेलिटीज की केस में, फॉर एग्जांपल एक एबनॉर्मेलिटी है जिसका नाम दिया जाता है पायरोसिस। एक ऐसी एबनॉर्मेलिटी है, या बच्चों इसका दूसरा नाम है हार्ट बर्न। जब आपकी एसोफेगस जो है वो जलती है, क्योंकि एसोफेगस दिल के बिल्कुल करीब होती है, तो ऐसा लगता है कि दिल जल रहा, तो नाम क्या दे दिया? हार्ट बर्न। लेकिन बच्चों, हार्ट बर्न नहीं है, बेसिकली ये एसोफेगियल बर्न है। क्यों बर्न करता है?
इस वजह से कि अगर किसी वजह से कार्डिक स्फिंक्टर काम ना सही से कर रहा हो, ओपन हो जाए, तो बच्चों ऐसे में फिर क्या होता है, बैक फ्लो होता है। और आपको पता है कि स्टमक जो है वो तो एसिडिक होता है, तो फिर बैक फ्लो की वजह से प्यारे बच्चों क्या होगा, एसोफेगस बर्न करेगी, तो बर्निंग सेंसेशन होगी, बर्निंग सेंसेशन ऑफ एसोफेगस जो है वो बर्न करेगी। क्योंकि ये हमारा जो स्टमक है एसिडिक है, बिकॉज हमने अभी पढ़ा कि इसके अंदर HCl मौजूद है, और उस HCl की वजह से जब भी अगर ये बैक फ्लो अगर कभी होता है, जो कि हम वोमिट की सूरत में देखते हैं, वोमिट के बारे में आपको आपने एक टर्म आपकी बुक ने लिखी हुई है, रिवर्स पेरिस्टाल्सिस। पिछले लेक्चर में हमने देखा था पेरिस्टाल्सिस जो फूड ऊपर से नीचे जा रही है और पूरी एलिमेंट्री कैनाल से गुजरेगी, बाज का रिवर्स पेरिस्टाल्सिस भी हो जाती है वोमिट की शक्ल में। तो पेरिस्टाल्सिस वापस की तरफ चलती है और स्टमक से फूड एसोफेगस और एसोफेगस से बाहर आ जाती है, वोमिट का नाम देते हैं सिंपली हम इसको। तो बच्चों ऐसी सूरत में आप देखते हैं कि आपका गला और आपकी ये जो सारी एसोफेगस है जलना शुरू हो जाती है। क्यों बर्निंग हो रही है? बिकॉज ऑफ HCl जो कि एक एसिड है। तो वो जब स्टमक से बैक फ्लो होता है तो ऐसे में फिर ये आपको मसाइल आ सकते। दूसरा इसका हिस्सा है स्टमक का, जिसका नाम है, ये दूसरा पोर्शन है और इसका नाम है फंडस। प्यारे बच्चों ये ऊपरी हिस्सा है, ये सारा ये वाला। अब ये वो हिस्सा है जो क्या करता है, स्टोर करता है गैस, ये गैस को स्टोर करता है, जो बाद में बर्पिंग होती है, अब बर्प करते हो, डकार लेते हो जिसको, वो यहां पे ही तो गैस स्टोर हुई होती है, जिसको फिर आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकाल दिया जाता है। तो प्यारा बच्चों ये करता है स्टोर गैस। और फिर आपका जो मेजर पोर्शन है, जिसका जो तीसरा पोर्शन है इसका, वो है इसकी बॉडी। ये बाकी सारा पोर्शन जो है अंदर वाला, इसको बॉडी का नाम देते हैं। इस बॉडी के ऊपर इसी के अंदर होती है चर्निंग में ये इन्वॉल्व होता है, या हम इसको कह सकते हैं यहां पर ही सारी मिक्सिंग होती है फूड की, और यही वो एरिया है जो एक्टिव एरिया होता है जहां पे फूड को स्टोर किया जाता है। और प्यारे बच्चों बड़ा अहम और चौथा पोर्शन है हमारे पास, जिसका नाम है पाइलोरस, या फिर हम इसको कहेंगे पाइलोरिक पोर्शन। ये जो हमारा पाइलोरिक पोर्शन है बच्चों, ये क्या करता है देख लेते हैं बच्चों। यहां पर है एक्चुअली, यहां पर रिलीज होता है गैस्ट्रिक जूस। यहां पर गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाए जाते हैं। इस हिस्से में एक्टिव डाइजेशन होती है, गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस किया जाता है बच्चों, और यहाँ पर डाइजेशन की जाती है। और डाइजेशन के अलावा यहाँ पर एक और जो काम होता है वो ये है कि ये कंट्रोल करता है मूवमेंट ऑफ फूड टुवर्ड्स स्मॉल इंटेस्टाइन। यहां से स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड को आगे भेजा जाता है थोड़ा थोड़ा करके, चंक बाय चंक करके। और बच्चों एक और फिर इस जगह पर फिर एक स्फिंक्टर लगा हुआ है जिसको नाम दिया जाता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है ये क्या काम करता है? स्फिंक्टर का मतलब अभी आपको बताया दरवाजा होता है। तो भाई ये जो दरवाजा है ये कंट्रोल करता है, कंट्रोल द फ्लो ऑफ फूड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से फूड को भी रोकता है, कंट्रोल करता है, और इंटेस्टाइन से वापस आने को भी ये रोकता है। तो बच्चों ये हमारे पार्ट्स हैं कुछ स्टमक के, और इन पार्ट्स के कुछ फंक्शन मैंने छोटे छोटे लिख दिए बच्चों, वो आपने याद रखना है। इसके बाद हम देखेंगे इंटरनल एनाटॉमी स्टमक की। तो प्यारे बच्चों स्टमक की कुछ लेयर्स हैं, एनाटॉमी है इंटरनल, उसकी बात करेंगे। प्यारे बच्चों सबसे आउटर लेयर जो है स्टमक की, उसको नाम दिया जाता है सीरोसा। याद रखिएगा सीरोसा जो है ये कंटिन्यूअस बाहर वाली एनवेलप है आपकी एसोफेगस की, स्टमक की, स्मॉल इंटेस्टाइन की, लार्ज इंटेस्टाइन की, और यही फिर कंटिन्यू होकर आपके पेट का अंदरूनी जो लेयर है वो बनाते हैं, जिसको पेरिटोनियम का नाम दिया जाता है। और इसके फौरन नीचे 3 मसल्स की लेयर होती है बच्चों। ये है आपका लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, और ये मसल्स, और इसके बाद इस मसल के देखिए सबसे बाहर है ये सिरोसा। मैंने इसको सबसे ऊपर वाली लेयर को रिमूव किया है, सिरोसा। ये सिरोसा जुड़ी हुई है, इससे आगे मैंने सिरोसा को रिमूव किया है। सिरोसा को जब रिमूव किया तो नीचे लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स मिलते हैं। और जब लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स को भी रिमूव करता हूं तो भाई मुझे नीचे एक और लेयर मिलती है। इन मसल्स का नाम है सर्कुलर मसल। हम इनको नाम दे देंगे बच्चों क्या? सर्कुलर मसल। और इसको रिमूव करता हूं तो तीसरी एक और लेयर मिल जाती है,
और इस लेयर को, इस मसल्स की लेयर को नाम दिया जाता है बच्चों ओब्लीक मसल। ओब्लीक मसल का मतलब ये हुआ कि ये मसल्स टेढ़े होते हैं थोड़े से, ना लॉन्गिट्यूडनल ना सर्कुलर, बढ़ के थोड़े से ये टेढ़े नजर आ रहे हैं आपको, इनको नाम दिया जाता है ओब्लीक मसल। अब बच्चों ये तीनों मसल्स हैं, बेसिकली ये तीन मसल ही आपकी मैकेनिकल डाइजेशन करते हैं, और मैकेनिकल डाइजेशन का दूसरा नाम मैंने आपको यहां पर बता दिया है बच्चों, जिसको चर्निंग का नाम दिया जाता है। और फिर इसके बाद इंटरनल 2 लेयर्स होते हैं जो बिल्कुल अंदर वाली लेयर पे मौजूद होती हैं। तो प्यारे बच्चों, उसमें सबसे जो नीचे वाली लेयर है उसको नाम दिया जाता है सब म्यूकोसा, और फिर उसके ऊपर एक और लेयर होती है जिसको नाम दिया जाता है म्यूकोसा। अब बच्चों, हम बाहर वाली दीवार से, स्टमक की बाहर से अंदर मूव कर रहे हैं। जब आप बाहर से अंदर मूव करते हो तो सबसे बाहर सिरोसा, उस दीवार को रिमूव करते हो तो लॉन्गिट्यूडनल मसल, उसको रिमूव करते हो तो सर्कुलर मसल, फिर ओब्लीक मसल आते हैं, और ओब्लीक मसल को भी अगर आप साइड पे करो तो आपका सामना होता है सब म्यूकोसा के साथ। अब सब म्यूकोसा को भी रिमूव करो तो आपका सामना होता है म्यूकोसा के साथ। अगर आप इस म्यूकोसा को भी रिमूव करते हो तो आप स्टमक के बिल्कुल सेंटर में चले जाते हो। और अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म जो स्टमक के अंदर चला गया है, समझ ले, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूं, तो वो जो अंदर से जो लेयर देख रहे हैं स्टमक की, वो एक्चुअली म्यूकोसा है। तो वो उस दीवार को पीछे करे तो सब म्यूकोसा, फिर ऐसे ही रिवर्स ये मूव कर सकते। बच्चों, अब ये जो आपका म्यूकोसा है, इसी का ही एक क्रॉस सेक्शन मैंने बड़ा करके बनाया। अब ये लेयर है म्यूकोसा की। अब इस म्यूकोसा के अंदर ये मौजूद है आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये पूरे का पूरा गैस्ट्रिक ग्लैंड है। अब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है, ये काम आता है आपकी केमिकल डाइजेशन के। गैस्ट्रिक ग्लैंड, प्यारे बच्चों, इस आप देखते हैं कि म्यूकोसा की ये जो डिफरेंट आपको यहाँ पर इसका सुराख नजर आ रहे हैं, इनको नाम दिया जाता है गैस्ट्रिक पिट। गैस्ट्रिक पिट जो है, यहां से आप अंदर चले जाओ तो नीचे पूरी सुरंगें होती हैं और टनल्स होती हैं, जिनको नाम दिया जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड करता क्या है बच्चों? गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रोड्यूस करता है गैस्ट्रिक जूस। अब गैस्ट्रिक जूस आपको पता है कि वो केमिकल का मजमुआ है जो आपकी बॉडी के अंदर, जो आपके स्टमक के अंदर डाइजेशन करवाते हैं। तो भाई, कौन कौन से वो सेल्स हैं जो इस गैस्ट्रिक ग्लैंड का हिस्सा है, जो गैस्ट्रिक जूस को प्रोड्यूस करते हैं और डाइजेशन शुरू होती है? तो देखते हैं उसकी तरफ। तो प्यारे बच्चों, गैस्ट्रिक ग्लैंड एक बाहर निकाल के बना दिया मैंने। इसके अंदर कुछ सेल है। सबसे नीचे यहां पर देखिए, जो ब्लू कलर में मैंने ड्रा किए हैं, इसको नाम देंगे चीफ सेल। चीफ सेल्स यानी कि मेन सेल्स। इनका एक और नाम भी है, इनको नाम दिया जाता है जाइमोजन सेल, क्योंकि जाइमोजन कहते हैं एंजाइम को, और जाइमोजन सेल्स मतलब ये कि एंजाइम प्रोड्यूस करेंगे। कौन सा एंजाइम बच्चों? ये एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है पेप्सिनोजन। अब आपको ये पता है कि पेप्सिनोजन एक इनएक्टिव एंजाइम है, ये एक्टिव होता है बाद में एक्टिव होगा और पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट होगी। ये एक्टिव फॉर्म है। कैसे कन्वर्ट होगा अभी बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। उसके बाद शुरू होते हैं हमारे दूसरा सेल टाइप, जिसका नाम है पेराइटल सेल। इसको एक और नाम भी इसका ऑक्जेंटिक सेल। ऑक्जेंटिक कहते हैं एसिड को, और ये प्रोड्यूस करते हैं हमारे पास HCl। बच्चों, यही वो HCl है जो इसको एक्टिवेट कर देता है। तब जब ये यहां से एंजाइम बाहर आ रहा होता है और यहां पर ये इसको एक्टिवेट कर दिया जाता है। तो एक्टिवेट यहां पर क्यों किया जाता है बच्चों? इसलिए ताकि सेल्स डैमेज ना हो। आपको पता, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है पेप्सिनोजन, जो कि बड़ा पावरफुल होता है, तो अपने सेल्स को भी डाइजेस्ट कर सकता है, इसलिए इसको इनएक्टिव बनाया जाता है। तो अच्छा, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड खुद इससे कैसे बचता है, या स्टमक इससे कैसे बचता है? क्योंकि बच्चों, इसके पास एक तीसरी टाइप सेल्स की, जिसका नाम है म्यूकस सेल। ये जो म्यूकस सेल है बच्चों, ये आपकी प्रोड्यूस करती है म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं। और म्यूकस एक ऐसा केमिकल है बच्चों, जो आपकी जो दीवारें हैं स्टमक की, जो आपका जिसको आप नाम दिया था, म्यूकोसा का नाम दिया था, इसको कवर कर लेते हैं और इसको एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड करता है, ताकि इसके अपने एंजाइम इसको डाइजेस्ट ना कर, इसके एंजाइम अपनी दीवारों को ना खा सके बच्चों। लेकिन कभी कभी ये प्रोटेक्शन खत्म हो जाती है। कभी ज्यादा HCl प्रोड्यूस होने की वजह से, कभी किसी इन्फेक्शन की वजह से म्यूकस की लेयर कम हो सकती है, या कभी बहुत ज्यादा
रेगुलरली प्रोटीन बहुत ज्यादा खाने से HCl और पेप्सिनोजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से म्यूकस डैमेज हो सकती है, जिसमें अब अल्सर या इस तरह की कोई सिचुएशन क्रिएट हो सकती है कि जिसमें स्टमक के सेल जो है वो डाइजेस्ट होना शुरू हो जाते हैं या उनके ऊपर जख्म आना शुरू हो जाते हैं। ये इसी वजह से होता है। तो प्यारे बच्चों, ये जो सेक्रेशंस मैंने अभी आपको बताई हैं, नंबर 1 पेप्सिनोजन है, HCl है, म्यूकस है बच्चों, इसको कलेक्टिवली हमने नाम दिया क्या? गैस्ट्रिक जूस का। अब यहां पर ये है आपकी, यानी कि ये जो जितना काम हो रहा है हम इसको ये कह सकते हैं कि भाई ये हुई है केमिकल डाइजेशन। क्या हुई है बच्चों? केमिकल डाइजेशन हो गई है। अब केमिकल डाइजेशन में हुआ क्या है? आपको ये तो पता है कि पेप्सिनोजन जो है, ये पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। तो ये प्रोटीन्स हैं। तो प्यारे बच्चों, प्रोटीन्स को पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर तोड़ दिया जाता है, पॉलीपेप्टाइड के अंदर तोड़ दिया जाता है, या छोटे छोटे पेप्टोन्स के अंदर तोड़ दिया जाता है। ये किसने तोड़ा है बच्चों? ये इसी पेप्सिन ने ही इसकी ब्रेकडाउन की है। तो प्रोटीन्स की यहाँ पर एक्टिव डाइजेशन हो रही है बच्चों स्टमक के अंदर, किसकी वजह से? पेप्सिन की वजह से। अब एक और बड़ी अहम बात लिखी हुई है आपकी बुक ने, वो ये लिखा हुआ है कि जो कुछ बच्चे हैं उनके अंदर एक ऐसा एंजाइम प्रोड्यूस किया जाता है जिसका नाम है रेनिन। जो छोटे बच्चे होते हैं जो कंटिन्यूसली दूध सिर्फ पीते हैं, तो कह रहा है कि उन बच्चों के अंदर ये दूध को रोक के रखने के लिए रेनिन यूज किया जाता है। अब रेनिन क्या होता है? ये मिल्क प्रोटीन को उनकी कोआगुलेशन करवा देता है। कोआगुलेशन का मतलब यह है कि उनको आपस में जोड़ देता है, रिटेन करवा देता है वहां पे, ताकि एक्टिव डाइजेशन होना शुरू हो जाए। अब देखिए, मिल्क है लिक्विड, अगर वो वैसे ही पास हो जाएगा तो डाइजेशन नहीं होगी, उसको रोक के रखना है। रोक के रखने के लिए उस प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ दिया जाता है और उस जुड़ने से ये रिटेन हो जाती है उस जगह पे, और उस पे आपके डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो एक्ट करते हैं, डाइजेशन होती है और डाइजेस्टेड फूड जो है वो बेबी को मिल जाती है। अब एक और बड़ी अहम बात है इस स्टमक को लेकर, वो ये है कि आपका जो गैस्ट्रिक जूस है इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है। तो आइए बच्चों उसको देख लेते हैं। आपको पता है कि ओरल कैविटी से जो फूड स्टमक की तरफ आई थी उसको नाम दिया था बोलस। अब ये बोलस जो है, इस बोलस को भेजा जाता है किसके अंदर? स्टमक के अंदर। जब ये स्टमक के अंदर जाएगी तो इस बोलस के ऊपर एक्ट करेगा आपका गैस्ट्रिक जूस जब इसके ऊपर ऐड किया जाएगा बच्चों, तो अब बोलस जिस चीज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा उसको नाम दिया जाएगा काइम। अब आपकी फूड जो है वो काइम कहलाएगी। काइम एक सूपी मटेरियल होता है, सूपी फूड होती है जो स्टमक की सेक्रीशंस और बोलस को मिक्स कर जो है यहाँ पर बनाया जाता है बच्चों। अब इस काइम को आगे भेज दिया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और आपको पता है कि इसकी मूवमेंट को कौन कंट्रोल करेगा? पाइलोरिक स्फिंक्टर करेगा, जिसको हमने पहले पढ़ा। वो थोड़ी काइम को आगे भेजता जाएगा। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है हमारा कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये जो गैस्ट्रिक जूस है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को कंट्रोल कौन करेगा, उसको रेगुलेट कौन करेगा? उसकी रेगुलेशन की बात करेंगे। प्यारे बच्चों, ये है आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड। सपोज कर लो ये आपकी है म्यूकोसा, समझ लो म्यूकोसा है। प्यारे बच्चों, जब इस म्यूकोसा के ऊपर आकर लगेगी फूड तब भी, या इस म्यूकोसा को, या फिर इसके ऊपर अप्लाई होगा प्रेशर, फूड का प्रेशर। तो प्यारे बच्चों, ऐसी सूरत में आपका जो म्यूकोसा है वो एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है गैस्ट्रिन। अब ये जो गैस्ट्रिन हार्मोन है, ये गैस्ट्रिन हार्मोन चला जाएगा गैस्ट्रिक ग्लैंड के पास, और गैस्ट्रिक ग्लैंड को ये बोलेगा कि भाई गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करना शुरू कर दो। क्या प्रोड्यूस करना शुरू कर दो बच्चों? गैस्ट्रिक जूस को प्रोड्यूस करना शुरू कर दो, तो ये डाइजेशन हो जाएगी। अब यहाँ पर एक बात जो बड़ी मजे की है वो ये है कि गैस्ट्रिन हार्मोन भी म्यूकोसा के सेल्स ही रिलीज करते हैं और गैस्ट्रिक ग्लैंड भी म्यूकोसा के अंदर ही मौजूद है, लेकिन यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए उसको गैस्ट्रिन के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। अब गैस्ट्रिन की प्रोडक्शन एक और तरीके से भी होती है। वो किस तरह होती है? वो ये है कि आपको स्मेल आ गई फूड की, स्मेल ऑफ फूड की स्मेल आ गई है, तो ऐसे में मैसेज आपके ब्रेन तक चला गया है और आपका ब्रेन भी इस गैस्ट्रिन की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कर देगा और कहेगा जी इसको गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करना शुरू कर दो, जो पहले से ही तैयार हो जाता है आपका स्टमक फूड खाने के लिए। लेकिन प्यारे बच्चों, जब ये कायम चली है इंटेस्टाइन के अंदर, तो अब आपका जब स्टमक खाली हो जाएगा, तो फिर आपकी बुक ने एक चीज लिखी है कि एक हार्मोन है जिसका नाम है सोमैटोस्टैटिन है। जब एम्प्टी होगा आपका
एम्प्टी स्टमक जब होगा बच्चों, तो ऐसे में सोमैटोस्टेटिन एक हार्मोन रिलीज किया जाता है। ये जो सोमैटोस्टेटिन है ये इनहिबिट कर देगा, रोक देगा, इनहिबिट कर देगा किसको? गैस्ट्रिक ग्लैंड को। और गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है गैस्ट्रिक जूस नहीं प्रोड्यूस होगा और ये इधर ही रुक जाएगा। और प्यारे बच्चों यही था हमारा आज का टॉपिक, डाइजेशन इन स्टमक। प्यारे बच्चों आज का हमारा टॉपिक यही था। अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और मिलते हैं आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।